आज के क्लास में हम लोग भाग 4 जो कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, उसका महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने आपको पढ़ा दिया है। उसका डिस्क्रिप्टिव अभी बचा हुआ है, तो उसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है जब भाग 4 हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इसको क्लियर कर लेने पे वो बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग भाग 4 यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व शुरू करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। निदेशक होता है, निर्देशक नहीं, निदेशक। राज्य के नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है कि भाग 3 और भाग 4 में क्या अंतर है। भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकार है, जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी होती है। और भाग 4 में भी आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भाग 4 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसे लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होती है। ये बार बार मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं, और यहां आप देखिएगा ये उदाहरण के साथ भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब इसमें एक एक आर्टिकल हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36, इसमें लिखिएगा राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक। ध्यान रखेंगे, जैसे जब हमने मौलिक अधिकार शुरू किया था तो उसमें आप देखे होंगे अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दिया हुआ था। उसी तरीके से अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा और नीति के निदेशक तत्व की परिभाषा दिया हुआ है। नीति के निदेशक तत्व की परिभाषा, और साथ ही साथ इसमें राज्य की भी परिभाषा आता है, और अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा आता है। ये काफी देखिए मैं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां जो राज्य कह रहा है अनुच्छेद 36 में या अनुच्छेद 12 में, तो इस राज्य का मतलब क्या होता है? तो इस राज्य का मतलब समझेंगे। इस राज्य का अर्थ 4 होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला संसद, मतलब संसद जो भी कानून बनाएगी यानी संसद राज्य के अंतर्गत होगा। दूसरा होगा राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। तीसरा होगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब पंचायत हो गया या नगर निगम वगैरह, नगर पालिका हो गया, नगर निगम या नगर पालिका वगैरह हो गया। और चौथा जो है, जो सरकारी प्रशासन है वो भी, ये टोटल राज्य के अंतर्गत आता है। और जो भी मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति के निदेशक तत्व हो, ये राज्य पर लागू होता है। राज्य मतलब इन सभी पर लागू होता है। राज्य का मतलब यहां स्टेट आप मत समझिएगा, ठीक ना। राज्य का मतलब स्टेट बिल्कुल आपको नहीं समझना है। इस राज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, मौलिक अधिकार राज्यों पर लागू होता है। तो राज्यों पर लागू मौलिक अधिकार हो या राज्य के नीति के निदेशक तत्व हो, ये दोनों राज्य पर लागू होता है। तो राज्य का अर्थ यहाँ राज्य नहीं, राज्य का अर्थ संसद जो केंद्र में हो गया, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय जिसमें पंचायत वगैरह हो गया, नगर पालिका, नगर निगम हो गया, और जो सरकारी प्रशासन है, जो भी मतलब अधिकारी होते हैं, ठीक। तो बस ये था अनुच्छेद 36।
अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 37। इस भाग में प्रदत्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग मतलब प्रयोग ही होता है। ठीक। अब अनुच्छेद 37 का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये बार बार मैं पहले भी आपको बताते रहा हूं कि मौलिक अधिकार में जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं उसे लागू करने के लिए सरकार बाध्य होती है, और सरकार अगर लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और भाग 4 में जो अधिकार आपको दिए गए हैं, अगर सरकार लागू करती है तो ठीक है, अगर सरकार लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय की शरण में भी नहीं जा सकते हैं। यही अनुच्छेद 37 कहता है कि अगर राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का मामला है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकता है। यही अनुच्छेद 37 कहता है, जो तुम्हें पहले भी बोलते रहा हूं। बस, तो यह था अनुच्छेद 37। अब आगे समझेंगे अनुच्छेद 38। राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक। राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। लोक कल्याण, लोक मतलब आदमी, आम आदमी है ना, यानी कह रहा है कि राज्य आम आदमी के कल्याण में अभिवृद्धि मतलब बढ़ावा का प्रयास करेगा। अब यहां देखिए, राज्य शब्द आया है ना, तो यहां राज्य शब्द आया तो इसका मतलब स्टेट मत समझिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार, नहीं। यहां राज्य का अर्थ हमने आपको पहले भी बताया है कि राज्य के अंतर्गत संसद, केंद्र का सरकार आ जाएगा, राज्य का सरकार आ जाएगा, स्थानीय जो निकाय है, पंचायत वगैरह, नगर पालिका वगैरह, वो आ जाएगा, और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें आएंगे। तो ये टोटल चारों को कह रहा है कि ये लोग, ये जो है लोक कल्याण मतलब आम आदमी के कल्याण में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। बस, तो ये था आपका आर्टिकल 38। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 39। अब 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ निदेशक तत्व, निदेशक तत्व मतलब वही राज्य के नीति के निदेशक तत्व है। तो अनुच्छेद 39 कह रहा है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ निदेशक तत्व, कुछ निदेशक तत्व है। ठीक। अब इसमें क्या क्या मामले आ जाते हैं? तो काफी महत्वपूर्ण मामला इस आर्टिकल के अंतर्गत भी आते हैं। क्या क्या इसमें है? तो पहला ये आर्टिकल कहता है कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों को समान रूप से आजीविका मतलब कमाई के लिए, महिला हो या पुरुष हो, समान आजीविका का अवसर दिया जाएगा। मतलब किसी के साथ, महिला हो या पुरुष हो, काम देने के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण मामला है, गौर करिएगा। तो ये कहां कहा गया है? तो 39 में कहा गया है। दूसरा क्या इसमें कहा गया है? तो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ठीक। तो आप भी जानते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, अगर आप महिला को कम वेतन दे रहे हैं पुरुष के सापेक्ष, तो ये गैर कानूनी चीज है। तो महिला और पुरुष को समान वेतन देना है, इसका संवैधानिक प्रावधान कहां मिलता है? तो यही अनुच्छेद 39 में मिलता है। आगे ये अनुच्छेद क्या कहता है? तो धन संपत्ति का
धन संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। संकेंद्रण मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब एक के पास टोटल प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यही अनुच्छेद 39 भी कहता है। आगे ये क्या कहता है, तो संपत्ति का, धन या संपत्ति का समान वितरण का प्रावधान करता है। ठीक, समान डिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान करता है। और जैसा कि देखिए, मैं पहले भी आपको बताया हूं कि भाग 4 में जो प्रावधान है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसमें बहुत सारा चीज देखिएगा कि सरकार लागू भी करता है और बहुत सारी चीजों को सरकार लागू नहीं भी करता है, क्योंकि ये सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है। और सरकार चूंकि भारत में लोकतांत्रिक है, तो जनता के वोट से सरकार बनती है, तो जनता के दबाव में भी सरकार रहती है। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याणकारी कार्य भी करना चाहती है अपने सरकार को बचाने के लिए, है ना, सोशल वेलफेयर ज्यादा चलाती है। तो ये महत्वपूर्ण मामले जो हैं वो आपके 39 के अंतर्गत आते हैं। बस, तो ये था आपका 39। अब इसका अगला क्लोज देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 39A। ये क्या कहता है, एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। एक समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, तो एक चीज आप ध्यान करेंगे, देखिए मैं पहले भी आपको बोला हूं कि भाग 4 में है सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो पहले ये कहता क्या है, तो ये कह रहा है कि सभी व्यक्ति को एक समान न्याय दिया जाएगा और सबको निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। विधिक जो कोर्ट वगैरह में होता है वो निःशुल्क यानी फ्री में दिया जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये नहीं होता है। एक तो सबको एक समान न्याय वगैरह वाला मामला नहीं है, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग बटा हुआ है। और निःशुल्क सहायता सरकार किसी किसी को देती भी है, मैक्सिमम को नहीं भी देती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर अदालत में, कोर्ट में केस लड़ना है तो आप अपने इच्छा अनुसार वकील रखते हैं, लीगल एडवाइजर रखते हैं, और उसका वेतन, उसको जो पैसा है वो आप देते हैं। तो कहां फ्री हुआ, नहीं फ्री हुआ। लेकिन कभी कभी कोई कोई ऐसा भी मुकदमा होता है कि सरकार उसके लिए सरकारी वकील नियुक्त करती है। वो ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो लवारिस किस्म का हो। जैसे मान लीजिए बॉम्बे में अटैक हुआ था, बॉम्बे अटैक हुआ था, तो उसमें आप जानते होंगे अजमल कसाब एक आतंकवादी पकड़ा गया था। तो भारत में किसी भी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाने के लिए बिना कोर्ट की अनुमति के आप नहीं चढ़ा सकते हैं। और कोर्ट में जाने का मतलब कि वकील तो हर हाल में उस व्यक्ति का होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव में मैं बताऊंगा, अभी देखिएगा आएगा। भाग 3 का ये मामला है, अनुच्छेद 20 का ये मामला है। तो अब मान लीजिए कसाब आतंकवादी था, तो कहां से वकील अपना खोजेगा, चूंकि उसके पास पैसा भी नहीं था, वो तो पाकिस्तानी टेररिस्ट था। और पाकिस्तान खुदे कह रहा था कि ये हमारा नागरिक नहीं है, हालांकि वही पाकिस्तान का ही था, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा था कि हमारा है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकारी वकील होता है और सरकार निःशुल्क विधिक सहायता ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करती है। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि भाग 4 में जो प्रावधान है वो सरकार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। बस, तो यह था अनुच्छेद 39A। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, तो भारत में जो ग्राम पंचायत है इसका संवैधानिक प्रावधान कहां किया गया है, अनुच्छेद 40 में। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत से संबंधित भारतीय संविधान में 3 जगह प्रावधान मिलता है। एक तो यहां अनुच्छेद 40 में आ गया। दूसरा देखिएगा, जब भाग 9 का 1 पढ़ाया जाएगा तो वहां भी पंचायत आएगा। और जब अनुसूची आपको पढ़ाया जाएगा, 1 से लेकर 12 तक अनुसूची है, तो जो 11वीं अनुसूची आएगा वो भी पंचायत है। तो पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान में 3 जगह मिलता है। हालांकि जब इसका डिस्क्रिप्टिव आएगा, जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो वहां देखिएगा पंचायत एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है।
जिसमें किस तरीके से महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भारत में पंचायती राज प्रणाली की कैसे कैसे बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, सब समिति वगैरह का पढ़ते हुए उसमें बृहद रूप से हम लोग पढ़ेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव का वो मामला है, वहां ये आएगा। अभी बस इतना ही समझिए कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया हुआ है, बस। अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक, अब ये देखिए, ये क्या अनुच्छेद 41 कह रहा है, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता। लोक सहायता मतलब सरकारी सहायता पाने का आपको अधिकार है, काम लेने का आपको अधिकार है, सरकार से शिक्षा लेने का आपको अधिकार है, और भी जो लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं यानी सरकारी सहायता, वो भी आपको लेने का ये अधिकार देता है अनुच्छेद 41। तो देखिएगा, इस मामले में सरकार करता भी है, अब नहीं भी करता है। जैसे बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सरकार बहुत सारा फॉर्म निकालता है। अब कहिए कि मैं भी बेरोजगार, हर एक कोई बेरोजगार है, सबको नौकरी दो, तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्यों बाध्यकारी नहीं है? क्योंकि ये भाग 4 में है, तो सरकार देता भी है, नहीं भी देता है। शिक्षा के मामले में भी सरकार देखिएगा कुछ कुछ चीज मुहैया कराता है ना। और लोक सहायता यानी सरकारी सहायता के लिए भी बहुत सारी सरकारी योजना चलाता है ना। आपका नली गली बनवाता है, रोड बनवाता है, वृद्धावस्था पेंशन देता है, विकलांगों को यानी दिव्यांगों को पेंशन वगैरह दिया जाता है ना। गरीबी निवारण के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। तो सरकार बहुत हद तक करती है, लेकिन सरकार को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मामला ये भाग 4 में है। ठीक, तो ये था आपका अनुच्छेद 41। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42, इसमें समझिएगा, कार्य की न्याय संगत मानवीय एवं प्रसूति सहायता का उपबंध है। उपबंध मतलब प्रावधान, प्रोविजन। ठीक, तो अनुच्छेद 42 क्या कह रहा है? कार्य की न्याय संगत मानवीय एवं प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक, तो ये कह रहा है कि न्याय संगत रूप से सरकार कार्य करेगी, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य करेगी, और साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण मामला आता है अनुच्छेद 42 में, प्रसूति सहायता का प्रावधान इसी में किया गया है। प्रसूति को बोलते हैं मातृत्व, डिलीवरी जो होता है, जो बच्चा पैदा होता है, वही होता है प्रसूति सहायता। तो देखिएगा, प्रसूति सहायता के लिए यानी डिलीवरी जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए सरकार सहायता करती भी है। सरकार देखिएगा, बिहार सरकार में ही डिलीवरी होता है तो सरकार पैसा भी देती है, ठीक ना। तो सरकार देती भी है और सरकार नहीं भी दे सकती है, हालांकि इसमें देती है सरकार, क्योंकि भाग 4 में है तो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, सरकार की इच्छा पर है, तो सरकार इसमें देती भी है। ठीक, तो यह था आपका अनुच्छेद 42। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में लिखिएगा, श्रमिकों के लिए, श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी। ठीक,
अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी। तो इसमें देखिएगा सरकार श्रमिकों के लिए, लेबर के लिए देखिएगा प्रतिदिन मजदूरों का मजदूरी कितना होना चाहिए ये सरकार निर्धारित करती है। मजदूरों के कल्याण के लिए महंगाई के अनुसार सरकार इसको तय करती है। तो ये अनुच्छेद 43 में ही इसका प्रावधान किया गया है ना। बस अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 43A श्रमिकों का उद्योगों या उद्यमों में भागीदारी का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 43 से कहता है कि मजदूरों का उद्योगों या उद्यमों में प्रबंधन के लिए, समझिएगा मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए भागीदारी का प्रावधान। ठीक, तो देखिएगा उद्योग हो, इंडस्ट्री वगैरह हो, इसमें लेबर यूनियन वगैरह बनता है ना, उनके अपने कल्याण के लिए। सॉरी यहाँ ए करिएगा, यहाँ ए छूट गया है। अनुच्छेद 43A इसको क भी लिखता है हिंदी में, अनुच्छेद 43A या क। ठीक, बस तो ये था अनुच्छेद 43A। अब ये कब जोड़ा गया था तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ये अनुच्छेद 43A जो है 76वां संविधान संशोधन, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है ना। बस अब आगे देखिएगा, इसी का क्लोज देखना है। अनुच्छेद 43B सहकारी समिति, सहकारी कोऑपरेटिव, सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान। ठीक, तो अनुच्छेद 43B के तहत ही जो सहकारी समितियां वगैरह है इसके गठन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आप भी जानते होंगे। बहुत सारा सहकारी समिति होता है, जैसे आप पैक्स का नाम सुने होंगे जिसका बिहार में चुनाव होता है। पैक्स को देखिएगा कोई कोऑपरेटिव भी बोलता है ना। तो बहुत सारा कोऑपरेटिव अलग अलग संस्था भी होता है। आगे ये इकोनॉमिक्स का चीज है। इकोनॉमिक्स में एक कोऑपरेटिव देखिएगा, कोऑपरेटिव बैंक भी आता है, सहकारी बैंक जिसको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, है ना। हर एक जिले का अपना अपना कोऑपरेटिव बैंक होता है ना। तो इकोनॉमिक्स में भी ये काफी बृहद रूप से आएगा। लेकिन जो भारत में कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, इसका संवैधानिक प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 43B में। और इसको भी बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको भी जोड़ा गया था। बस तो यह था अनुच्छेद 43। अब आगे लिखिएगा अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको संक्षेप में यूसीसी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक विवाद का एक मामला बना हुआ है वर्तमान में। देखिएगा, सरकार यूसीसी लागू करना चाहती है, केंद्र की सरकार पूरे देश में, और इस पर काफी विवाद भी होता है। तो एक समान सिविल संहिता का मतलब क्या है? संहिता कोड का मतलब कानून, यानी अनुच्छेद 44 कह रहा है कि पूरे देश के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी एक समान सबके लिए कानून होना चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं ऐसा नहीं है। भारत में
धर्म के लिए भी अलग अलग कानून होते हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ऐसे करके अलग अलग होता है। कुछ कैटेगरी वाइज भी कुछ अलग अलग सेक्शन किए गए हैं, जैसे एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट जिसको हरिजन बोलते हैं, हरिजन हालांकि संवैधानिक शब्द है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कुछ अलग से संविधान में प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो सरकार देखिएगा इसको लागू करना चाहती है। सरकार का कहना है कि पूरे देश के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। हालांकि देखिए धर्म के नजरिए से देखने पर तो ये लोगों को लगता है कि ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम भी है। अगर एक समान आप सिविल संहिता आप लागू करेंगे सबके लिए, तो बहुत सारा आदिवासियों का अधिकार छीन जाएगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्रॉब्लम का भी मामला है, इसलिए कुछ विवाद का ये जड़ बना हुआ है। बस, तो ये था आपका अनुच्छेद 44। अब आगे देखेंगे अगला अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष तक के बालक को बच्चा भी कह सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक, अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क यानी बिना फी का। अब देखिए ये फिर मामला आया। इसके पहले आप देखे होंगे जब मैं भाग 3 पढ़ा रहा था तो उसमें अनुच्छेद 21A1 आया था, और हम पहले भी आपको बता चुके थे उसमें भी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से संबंधित संविधान में 3 जगह प्रावधान आते हैं। एक तो ये अनुच्छेद 45 में जो कि भाग 4 में है, दूसरा भाग 3 में अनुच्छेद 21A, और जब हम लोग भाग 4 का जो कि मौलिक कर्तव्य है उसका 11वां मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से संबंधित प्रावधान आते हैं। तो ये तो मूल संविधान में था अनुच्छेद 45 वाला, लेकिन भाग 4 में होने के वजह से ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। तो सरकार ने क्या किया कि भाग 3 में इसी प्रावधान को अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया, और जब ही 21A में जोड़ा गया अब ये मौलिक अधिकार हो गया, सरकार के लिए बाध्यकारी हो गया। सरकार अगर लागू नहीं करेगा तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक, तो 21A में इसको जोड़ने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया था। शायद एक चीज है, आप गौर करिएगा, भाग 3 में जब पढ़ा रहा था और अनुच्छेद 21A जब मैं पढ़ाया था तो शायद हमने गलती से यहां 2002 की जगह 2003 हमने लिख कर दिया है। तो 2003 नहीं है, वो गलत है, 2002 उसको आप कर लेंगे। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से संबंधित 2 प्रावधान किए गए थे। एक तो भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और फिर भाग 4 का जो कि मौलिक कर्तव्य है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, है ना, जो कि आगे आएगा उस समय फिर इसकी चर्चा आएगी। ठीक, तो अनुच्छेद 45 का मामला बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। ठीक, संरक्षण मतलब देखभाल होता है, ठीक ना। तो ये क्या कह रहा है अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट,
हरिजन को कहा जाता है, हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइबल, जहां भी जनजाति आएगा आपको आदिवासी समझना है। आदिवासी शब्द का भी संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, यह गैर संवैधानिक शब्द है, इसलिए आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जनजाति शब्द का आपको प्रयोग करना है। एवं अन्य दुर्बल वर्ग, दुर्बल मतलब कमजोर वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण, हित मतलब भलाई। तो ये कह रहा है अनुच्छेद 46 कि एससी हो, एसटी हो या अन्य कोई कमजोर वर्ग हो, सरकार जो है, राज्य जो है, राज्य का मतलब सरकार, जो चारों पहले हमने बताया है, इनके लिए शिक्षा और अर्थ मतलब इकोनॉमी, कमाई के लिए सरकार काम करेगी, देखभाल करेगी, संरक्षण करेगी। तो सरकार देखिएगा करती भी है। एससी एसटी और दुर्बल वर्गों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है सरकार, इनके आर्थिक कल्याण के लिए। शिक्षा से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है ना। तो बस ये था अनुच्छेद 46। अब आगे समझेंगे अनुच्छेद 47। राज्य लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक, राज्य लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 47 कहता है। लोक स्वास्थ्य मतलब आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए, और राज्य का मतलब यहां फिर समझिएगा स्टेट नहीं, वहीं जो पहले भी मैंने राज्य बताया है, राज्य का मतलब केंद्र का सरकार यानी संसद, राज्य की सरकार यानी राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय पंचायतों और प्रशासनिक तंत्र जो भी है राज्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो ये सब मिलकर के आम आदमी के स्वास्थ्य के अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रयास करेगा। तो सरकार करता भी है। देखिएगा सरकार बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में अपना अपना योजना चला करके फ्री में दवा वगैरह देती है सरकार, फ्री में डॉक्टर उपलब्ध कराती है। ठीक, लेकिन भाग 4 में है, सरकार दे भी सकती है, सरकार नहीं भी दे सकती है। तो सरकार देखिएगा करती भी है। अब कहिएगा कि ना हमारा के बढ़िया बढ़िया विटामिन दो, फ्री में महंगा महंगा दवाई दो, तो ये सब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिलता है ना। हालांकि बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन आप अपने इच्छा अनुसार सरकार पर दबाव बनवा करके नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये भाग 4 में है। मामला समझ रहे हैं, पहले से मैं बता रहा हूं। ठीक, बस तो यह था अनुच्छेद 47। अब आगे समझेंगे अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक, अब 48 क्या कह रहा है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इसमें भी देखिएगा कृषि का मामला हो या पशुपालन का मामला हो, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। कृषि के लिए देखिएगा सरकार बहुत सारा योजना चला करके या बहुत सारा उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र वगैरह किसानों को मुहैया कराती है सस्ते दामों पर, नहीं कभी कभी तो फ्री में भी कराती है। पशुपालन के लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है ना। और एक चीज यहां नोट में आप समझिएगा, देखिए इसी अनुच्छेद 48 के तहत भारत में गोवध पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और सरकार लगाती भी है। गोवध मतलब गाय की हत्या, गोवध मतलब गाय की हत्या। देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे आप, ये कहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है। इसमें जो पशुपालन का संगठन है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार जो है दुधारू पशुओं की रक्षा करेगा। तो सरकार अगर चाहेगा तो क्या सरकार करता है कि दुधारू पशु के नाम पर वो गोवध पर प्रतिबंध लगा सकता है। गोवध मतलब गाय की हत्या। अब दुधारू पशु में अगर सरकार चाहे तो भैंसों पर लगा सकता है, बकरियों पर लगा सकता है कि बकरी भी दुधारू है, हम इसकी भी हत्या नहीं होने देंगे। लेकिन मामला आप समझ रहे हैं, भारत में
धर्म की राजनीति भी बहुत होती है, और वोट बैंक के लिए सरकार क्या क्या नहीं करती है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उतना राजनीति में जाने की आवश्यकता नहीं है, मामले को केवल यहां समझना है। हम लोग को राजनीति से कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो इसी अनुच्छेद के तहत भारत में गोवध पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और कहीं कहीं सरकार लगाती भी है ना, जो भी हो, ठीक। बस अब इसी का अगला क्लोज हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 48A, इसी का क्लोज है, पर्यावरण का संरक्षण। संरक्षण मतलब देखभाल, उसकी रक्षा करना। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक। संवर्धन मतलब विकास होता है, ये सब संवैधानिक शब्द है, आपको ये सब जानना है, बिल्कुल सिंपल होता है। तो अनुच्छेद 48A में देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। आप भी ये जानते हैं, इस मामले में सरकार जो है वो काफी सजग है, और इसके लिए काफी कठोर कठोर कानून भी बनाए गए हैं, है ना। तो इस मामले में सरकार काफी कठोर है। और ये भी देखिए, मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं था, इसको कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। बस, तो यह था आपका अनुच्छेद 48A। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं की सुरक्षा एवं संवर्धन, ठीक। अब देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं की सुरक्षा एवं संवर्धन। राष्ट्रीय महत्व का जो भी वस्तु होगा, या तो संस्मारक हो सकता है, संस्मारक को ही आप स्मारक भी बोलते हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इस तरीके से खजुराहो मंदिर हो गया, इस तरीके से करके महाबोधि टेम्पल हो गया। स्थान हो गया, कोई स्थान भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं खुदाई हुआ और कोई प्राचीन काल का स्थल वो निकल गया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे है। वस्तु भी हो सकता है राष्ट्रीय महत्व का, मान लीजिए कहीं सिक्का निकल गया, मूर्ति निकल गया, ठीक। तो राष्ट्रीय महत्व का विषय सरकार घोषित करती है, और जिसको भी राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाएगा उसका सुरक्षा और संवर्धन करना सरकार की जिम्मेवारी है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 49 में कहा गया है। बस, तो ये था तब 49। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, ठीक। अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। पृथकीकरण यानी सेपरेशन, मतलब दोनों अलग अलग होगा। पृथकीकरण, पृथक मतलब अलग अलग होता है। यानी अनुच्छेद 50 कहता है कि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगा। देखिए, मामला डिस्क्रिप्टिव का है, लेकिन अभी ही मैं आपको एक चीज अलग से समझा रहा हूं, हालांकि वो आगे का विषय वस्तु है, लेकिन मामले को आप समझिए तब ये बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, पूरे दुनिया में बेहतर शासन व्यवस्था के लिए सबसे पहली बार फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे, फ्रांस के, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों का पृथकीकरण का सिद्धांत दिया था। शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत,
जिसको पावर ऑफ सेपरेशन बोला जाता है, पावर ऑफ सेपरेशन। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि बेहतर शासन के लिए शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, पावर का सेपरेशन होना चाहिए और शक्तियों को 3 भागों में बांटा होना चाहिए। इसमें पहला उन्होंने कहा विधायिका, इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशियरी। इस तरीके से इन्होंने शासन व्यवस्था को शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के तहत 3 भागों में इन्होंने बांटा था, विधायिका, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। ठीक, इन्होंने कहा कि विधायिका का काम होगा कानून का निर्माण करना। जैसे भारत में विधायिका 2 स्तर की है, एक केंद्र स्तर की संसद है और राज्य स्तर की विधान मंडल है। ठीक, भारत में विधायिका जो है वो 2 स्तर की है, एक केंद्र स्तर की संसद और राज्य स्तर की विधान मंडल। तो भारत में कानून 2 प्रकार का, एक केंद्र के द्वारा बनाई गई कानून संसद के द्वारा और एक राज्य के द्वारा बनाई गई कानून। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार है, इस बिहार सरकार ने अपने यहां शराबबंदी कानून बनाया है, तो ये शराबबंदी कानून कहां लागू है? केवल बिहार में लागू है। अगर इसी कानून को मान लीजिए संसद बना दे तब ये कहां लागू होगा? तो पूरे देश में लागू होगा। हालांकि इस विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती है वो आगे का विषय है, मैं वहां बताऊंगा। तो विधायिका का मतलब जनप्रतिनिधि और इसका काम क्या है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव का। तो इसके अंतर्गत जो नौकरी करने वाले, जो प्रशासक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और इनका काम क्या है? तो विधायिका द्वारा बनाई गई कानून को ये लागू करते हैं। कानून बनाएगा ये, अब इस कानून को ये लागू नहीं करेगा, लागू करेगा कार्यपालिका। ठीक, तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशियरी। आप अच्छी तरीके से न्यायपालिका समझ रहे हैं, कोर्ट कचहरी। अब इसका काम क्या है? तो विधायिका द्वारा बनाई गई कानून का ये देख रेख करता है, संरक्षण करता है। ठीक, तो इस तरीके से शासन व्यवस्था को 3 भागों में मॉन्टेस्क्यू ने तोड़ा था कि बेहतर शासन प्रणाली के लिए इस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए। और ये तीनों जो शक्ति है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश मतलब तानाशाह, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। तो ये तीनों पावर किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल का राजा है, राजा निरंकुश होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही उसको लागू भी करवाता था और राजा ही न्यायाधीश भी था। लेकिन ये राजा जब गलती करेगा तो कौन इसको दंड देगा भाई? ठीक, लेकिन यहां क्या है? विधायिका कानून बनाएगा। अगर ये गलत कानून बनाएगा, जनता के हित वाला कानून नहीं बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में इस विधायिका यानी नेता को, जनप्रतिनिधि को 5 साल के बाद जनता के बीच गांव में आना ही है। फिर वहां क्या इस नेता का हाल होगा, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ये तीनों शक्ति अलग अलग होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं होना चाहिए। तो ये तो अलग से एक विषय वस्तु हमने बताया जो कि आपको आगे का चीज है। तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब दोनों अलग अलग होगा। तो अब कार्यपालिका का मतलब आप समझ रहे हैं, कार्यपालिका मतलब अधिकारी वगैरह और न्यायपालिका जो है कोर्ट कचहरी, ये दोनों अलग अलग होगा। बस, तो ये था आपका अनुच्छेद 50। अब आगे समझिएगा अनुच्छेद 51। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ सॉरी, 1 मिनट। अब आगे हम लोग अनुच्छेद 51 देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं, यहां राज्य कर लीजिएगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक, अब ये देखिए काफी महत्वपूर्ण एक आर्टिकल है 51। अब ये क्या कह रहा है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। जैसे कि पहले भी आपको हमने बताया है कि इस राज्य का मतलब स्टेट मत समझिएगा, हमने पहले भी ये लिखा है कि इस राज्य के अंतर्गत 4 आते हैं, केंद्र का संसद, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय निकाय चाहे वो पंचायत हो या नगर पालिका हो, और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं सरकारी, वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये सामूहिक रूप से चारों मिलकर के क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि यानी वृद्धि का प्रयास करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान की एक काफी महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की बात करता है। हर एक देश के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं मिलता है। अब बगल के देश पाकिस्तान में चले जाइए, या यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें दुबई वगैरह शहर का आपने नाम सुना होगा, तो बहुत सारा ऐसा देश है। मैं 1-2 देश का उदाहरण देकर के बता रहा हूं आपको। ऐसा बहुत सारा मुल्क है, देश है, जिसको केवल अपने देश से मतलब है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शांति और सुरक्षा की बात नहीं करता है। अगर दूसरा देश में कोई व्यक्ति अपराध करता है और भाग करके इन देशों में अगर चला जाए, तो यहाँ की सरकार उसको अपराधी नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि इस देश में वो अपराध नहीं किया है। जो इनके देश में अपराध करेगा उसी को ये अपराधी मानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि इस धरती पर कहीं भी आप मानवता के खिलाफ अगर अपराध करते हैं तो अनुच्छेद 51 भारत में आपको अपराधी मानेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संविधान शांति और सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी ओरिजिनल मानवता ह्यूमैनिटी की बात करता है। ठीक, तो यह था आपका अनुच्छेद 51। और कुल मिलाकर के भाग 4 जो कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व था, जो 36 से लेकर के 51 तक था, यह आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें भाग 3 और कुछ भाग 4 का महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिव बच गया है, जो अगले क्लास में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज का आपका क्लास इतना ही, ठीक है।